नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज एक अत्यंत दुखद समाचार है। गोगामणि जी को, जो करनी सेना के अध्यक्ष थे, क्षत्रियों में बड़ा पैठ था उनका और पूरे देश के क्षत्रिय समाज में बड़ा आदर सहित उनका नाम लिया जाता था। हर वो कार्यक्रम में जहाँ कहीं क्षत्रिय अस्मिता की कोई बात होती थी, क्षेत्रता की कोई बात होती थी, क्षत्रिय आंदोलन की कोई बात होती थी, बिहार में जब 7-8 क्षत्रियों को काट दिया गया था या और भी ऐसे कोई बात होती थी तो वो हर कार्यक्रम में हमें मिल जाया करते थे। पिछले साल हम लोग जयपुर गए थे, उनके घर भी जाना हुआ था। बड़े सौम्य और आपस में आत्मीय संबंध बनाकर रहने वाले आदमी थे। हाँ, समाज के लिए मुखर आवाज थे, लेकिन यह देखा जा रहा है कि इधर कुछ दिनों से क्षत्रिय आवाज को सरकारी साजिश के तहत दबाने, मिटाने और खत्म कर देने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। चाहे भाई आनंद पाल को गुंडा बता करके इनकाउंटर कर दिया गया हो या गोगामणि को उनके घर में दिन दहाड़े आराम से लोग गए, बैठे, बात की और गोली मार दी। यह तब है जब गोगामणि जी को अपने जान का खतरा का आभास था और उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी। हमें 2-3 चीज देखने को मिलता है कि क्षत्रिय के अलावा अगर किसी और तबके का आदमी होता, वो खुलेआम प्रशासन को गाली देता है और पुलिस उसको सुरक्षा दे देती है। मैं किसी का नाम लेकर के एक अलग तरह का विवाद उत्पन्न नहीं कर रहा हूं, आप सब लोग समझदार आदमी हैं। खुलेआम कोई मोदी को गाली देता है, वो ब्लैक कैट कमांडो मिल जाता है। कोई भारत माँ को गाली देता है, वो सुरक्षित हो जाता है। मतलब सिर्फ आप राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, जिन्होंने बलिदान देकर के देश की रक्षा की थी, अपनी सारी रियासतें, राजकोष, शस्त्र, अस्त्र, सेना और अपना सब कुछ जिन्होंने राष्ट्र को दे दिया था, सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर करके मारा जा रहा है। और यह कब तक हम बर्दाश्त करेंगे मैं नहीं जानता। कई बार होता है कि आपको बताना पड़ता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि क्षत्रिय समाज ने इस देश को संजोया है, यह बिखरा हुआ टुकड़ा टुकड़ा का देश था, अलग अलग कुनबे में बटा हुआ था। सरदार पटेल के एक आह्वान पर सबने अपना सब कुछ निछावर कर दिया और एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना सब कुछ झोंक दिया। रत्ती भर भी अफसोस नहीं किया कि मैं अपना राजकोष दे रहा हूं, रत्ती भर भी अफसोस नहीं किया कि मैं अपनी पूरी भूमि दे रहा हूं, रत्ती भर भी अफसोस नहीं किया कि मैं अपना पूरा राजपाट और साम्राज्य दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि भारत को एक करना है, श्रेष्ठ करना है, तो हम कुनवे कुनवे का राजा बन करके क्या करेंगे, हम एक राष्ट्र बनते हैं। और उन्होंने एक राष्ट्र किया, समय समय पर अपने खूनों की से इस धरती को सींचा है। आज जो ये बाग बगीचा और फूल फूलदान दिख रहा है, वो राजपूतों और क्षत्रियों के खून से सींचने के उपरांत हुआ है। लेकिन पता न क्यों कौन सी साजिश थी कि देश आजादी के पहले से ही एक सुनियोजित षड्यंत्र चलाया जा रहा था कि क्षत्रिय हमारा नुकसान किया है, हमारे पूर्वजों को सताया है, दबाया है, जबकि ऐसा कोई सबूत, कोई इतिहास, कुछ नहीं मिलता कि किसी क्षत्रिय ने किसी को दबाया। भेदभाव, विभेद जैसा कहीं कोई बात नहीं था। अगर आप राजा राम से ले लें तो निषाद राज उनके बाल सखा थे और उनके मित्र थे। जटायु जंगल में रहने वाला, वन का रहने वाला बंदर, ऋषि मुनि, ये सब भगवान राम के थे। ऋषि यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम ने अपना तीर धनुष उठा के बाल्यकाल में ही जंगल में आ गए थे। अरण्य भ्रमण किया था उन्होंने, वहां से लेकर के महाभारत तक। आज जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर इतरा रहा है और पिछड़ी समाज राजनीति में उफान पर है, उभार पर है और प्रभावी हो, उसका श्रेय भी एक क्षत्रिय को जाता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट का गठन हुआ मंडल साहब के नेतृत्व में, उस वक्त भी उस राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिनकी सरकार थी जनता पार्टी की, एक क्षत्रिय, सरदेव चंद्रशेखर जी। लेकिन लगता है कि कुछ लोगों की मनसा, निहित स्वार्थ क्षत्रिय पूरा नहीं होने देते, क्योंकि उनमें राष्ट्रभक्ति रग रग में भरी होती है, उनके खून में राष्ट्रभक्ति होता है। तो उनको लगता है कि यार अगर ये राष्ट्रभक्त लोग शासन में आ जाएंगे
तो वो फिर निस्वार्थ और सबको समान रूप से देखेंगे, हमारा दाल नहीं गलेगा। इसका ताजा और सबसे बड़ा उदाहरण है योगी के रूप में क्षत्रिय और लखनऊ की गद्दी पर बैठा है और उत्तर प्रदेश में नोएडा से लेकर के बलिया के बीच में किसी की नहीं चलती, सिर्फ कानून का राज चलता है। एक क्षत्रिय जब लखनऊ में बैठ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में विराजा है तो ना तो कोई दलित को दबा रहा है, ना कोई मुसलमान को दबा रहा है, ना कोई अगले को दबा रहा है, ना कोई पिछड़े को दबा रहा है। अगर कोई गुंडा क्षत्रिय है तो वो भी गोली से मारा जाएगा, अगर कोई गुंडा दूसरा समुदाय का वो भी मारा जाएगा। गुंडा को मारा जा रहा है जाति धर्म क्षेत्र संप्रदाय समुदाय देख करके नहीं हो रहा है। उसी तरह से अगर कोई विकास कार्य होता है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रिय का, तो वो यह पूछ कर नहीं होता कि आप दलित हैं कि मुसलमान हैं, आप उत्तर के हैं कि आप पूर्व के हैं, आप पश्चिम के हैं कि आप मध्य के हैं, आप ग्रीनांचल के हैं कि आप पूर्वांचल के हैं, या नहीं देखा जा रहा है। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर एक क्षत्रिय दिल्ली के राजगद्दी पर बैठ गया तो सब में समान राम राज्य आ जाएगा, और देश के दुश्मन ये नहीं चाहते। इसीलिए क्षत्रिय का आवाज को समय समय पर बंदूक से, बल से, छल से दबा रहे हैं, और इसका समाप्त करने का एकमात्र उपाय है कि क्षत्रिय यह बताएं कि हमें बर्दाश्त अब नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप बर्दाश्त करेंगे तब तक ही आपको दबाया जाएगा। एक बार आपने बता दिया मन से कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे, किसी की हैसियत कोई शक्ति में नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आपके सामने खड़ा हो सके। आप वो हैं जिसका सर कट गया था तो धड़ सैकड़ों को काट दिया था। याद कीजिए गोगामड़ी को, याद कीजिए शेरा गोगा को, याद करिए उन लोगों को, याद करिए अपने पूर्वजों के कुर्बानी को, याद करिए उनके शौर्य को। आप वही हैं, बस आपको एक जामोद की जरूरत है जो आपके हनुमान रूपी मन में बैठ करके कहे क्यों चुप बैठो बोल जाना। मैं अपने आप को जामोद तो नहीं मानता, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप विरोध करें, शांतिपूर्वक विरोध करें, समय पर और जगह पर विरोध करें। और लोकतंत्र में मतदान एक माध्यम है, मतदान में आप भाग लीजिए और विरोध कीजिए। सरकारें झुकेंगी, झुकाने वाला चाहिए। खैर, गोगामड़ी जी को विनम्र श्रद्धांजलि और दिवंगत आत्मा को ईश्वर अपने पनाह में ले, इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं समस्त राजपूत समाज से शांति की अपील करता हूं, क्योंकि आप अशांति लोग नहीं हैं, वो दूसरे लोग हैं और सरकार उनके सामने ही झुकती है। लेकिन अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर देंगे तो सरकार आपके सामने भी झुकेगी। यह मांग के साथ कि गोगामड़ी का हत्यारे को उसी तरह से सार्वजनिक गोली मारी जाए जैसे उन लोगों ने हमारे उस वीर सपूत को किया है, इस बात को मैं रोक के आज का मुख्य मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं। पुनः गोगामड़ी जी को विनम्र श्रद्धांजलि। मित्रों, आज का मुख्य मुद्दा है, टीवी पर तो 3-4 दिन से चल रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब समाचार चैनल पर किस तरह का चला जाता है बताइए। देखिए, स्टूडियो से एंकर बोल रहा है, एक महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं राजस्थान से। राजस्थान से ब्रेकिंग न्यूज है, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। हाँ जी मिस्टर फलाना, क्या मामला है। बोला जी देखिए, यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि कोई भाजपाई मुख्यमंत्री बनेगा, कौन बनेगा नहीं बता। देखिए, ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मतलब समाचार चैनलों पर यह ब्रेकिंग न्यूज है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसी को पता नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी को सादर प्रणाम। असल में क्या था कि जब मुख्यमंत्री की बात आई उसके पहले चुनाव आया। जब चुनाव हुआ, भाजपा जीती, तभी तो मुख्यमंत्री की बात आया। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए यह बताना पड़ेगा कि आपने अपने दम पर कितना विधायक जितवाया। यह बड़ा स्पष्ट हो गया था। मैं भी अपने चैनल पर और समाचार चैनलों पर जहां मैं बोलता हूं, अलग अलग हर जगह मेरे रील्स है, हर जगह मेरे वीडियो है, हर समाचार चैनलों पर पड़ा हुआ है। और वहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने कहा है, मैं बल्कि इसका विरोध किया हूं कि अगर म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी मोदी लड़े, मैंने ये कई बार पूछा है, कहा है कि बाकी लोग क्या करेंगे। लेकिन हुआ, मुख्यमंत्री का चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कमल चुनाव लड़ेगा और कमल ही विजयी होगा।
और जो कमल के निशान पर बटन लगाएगा मुख्यमंत्री फिर दिल्ली से डिसाइड होगा, यह पहले से स्पष्ट था। तो फिर किसी राजा रानी महारानी महाराजा को आगे आकर के उकताने छटपटाने और परेशान होने की क्या जरूरत है। हमने पूरा चुनाव में देखा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल साइडलाइन किए गए थे। मैं अपने फेसबुक लाइव में आपके चैनल पर भी बोला है कि यह गलत बात है, शिवराज सिंह चौहान को इस तरह से लाइमलाइट से हटाना ठीक नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को 18-20 साल तक सेवा किया है और जमीन पर मध्य प्रदेश में कहीं शिवराज सिंह चौहान का कोई विरोध नहीं है। हम सामाजिक लोग हैं और हम लोग घूमने फिरने वाले लोग हैं, चुनाव कवर करने के लिए गए थे। जमीन पर शिवराज चौहान का कहीं कोई विरोध नहीं था। जब जमीन पर आपके नेता का कहीं कोई विरोध नहीं है तो उसको लाइमलाइट से हटाने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य को मैं जानता हूं या वर्णन नहीं करूंगा। वही हाल राजस्थान में था। राजस्थान में महारानी को तो कई जगह मंच पर भी नहीं बुलाया गया और बगैर महारानी का यह चुनाव हुआ है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को अंतिम दिन खुद चाह के बोले कि पर्चा भर दूं, तो मोदी ने कहा भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पुराने आदमी हो। रमन सिंह तो पूरे 5 साल तक दिखे भी नहीं थे। तो ये जो 3 राज्यों में विजय हुई है वो मोदी की विजय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह बेशक आपको लोकतांत्रिक तरीके से गलत लग रहा हो, क्योंकि मैं लोकतंत्र को मानने वाला आदमी अधिनायकवाद को नहीं मानता, अधिनायकवाद का सपोर्ट नहीं करता। जिस तरह से मैं मैडम सिंधिया को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाने का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, क्योंकि वो घमंडी महिला है। उमा भारती की तरह से वो घमंडी थी और उनका हश्र भी उमा भारती वाला ही होगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन वो क्या होगा वो भेसुक बात है। अभी बात कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्यों बनेगा मुख्यमंत्री और कौन बनाएगा मुख्यमंत्री। ऐसा कैसे कोई बन जाएगा मुख्यमंत्री, मेरा ये लाइन है। उसी पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कैसे बनेगा मुख्यमंत्री और क्यों कोई बन जाएगा मुख्यमंत्री, इसी 2-3 लाइनों पर 2-3 मिनट आपसे बात करूंगा। सबसे पहले कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये मोदी को पता है, आप चर्चा कर लीजिए। और मोदी इतना सीक्रेसी मेंटेन करते हैं कि वो किसी को कानों कान खबर नहीं रहता। कहा जाता है कि एक हाथ से करे दूसरा हाथ को पता ना चले, उतना ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन करते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी। तो कोई वो अनुमान लगावे, मोदी अनुमान को धत्ता बता देते हैं। चाहे वो मुर्मू जी का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव बनना हो या धनखड़ साहब का उपराष्ट्रपति बनना हो या और कोई भी कुछ भी, मोदी है तो मुमकिन है कि सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। और ये उचित भी है। राजनीति में राज पहले आता है, नीति बाद में आती है। तो नीति तो उनका दुनिया जानता है, राज को भी जान लीजिए कि वो बहुत कुछ राज रखते हैं और वो सफल है। और जब तक सफल है तब तक उनको सलाम है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मोदी। क्यों बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां विजय प्राप्त की है, इसलिए मुख्यमंत्री बनेगा। और जिस पार्टी का विधायक जिसको समर्थन देंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा। तब अब प्रश्न बना कि विजय कौन प्राप्त किया है, तो विजय नरेंद्र मोदी प्राप्त किए हैं। तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री तो बनेंगे, वो तो प्रधानमंत्री है। देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक है आज की तारीख में, तो वो जिसको चाहेंगे वो बनेगा। ये भी दूसरा प्रश्न का भी जवाब आ गया, क्योंकि ये सीधा स्पष्ट था। आप ये बात मानेंगे कि नरेंद्र मोदी ही चुनाव लड़े थे और कोई चुनाव नहीं लड़ा था। मोदी का छवि था, मोदी का चेहरा था और कमल का निशान था। किसी को मुख्यमंत्री अनाउंस नहीं किया गया था। तो आप छटपटाते रहिए, परेशान होते रहिए, महारानी लंच करवाती रहे, पैसा है उनके पास। भाई राज दरबार की महिला है, उनके पास कहाँ 10-20 आदमियों को खिलाने की कमी। पता चला कि 20-22 MLA खिलाई थी, वो 20-25 हजार को खिला सकती है, तब भी उनके राजकोष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप खिलाते रहिए, कहाँ बुरा लग रहा है किसी को। अब सवाल है कि ऐसे कैसे कोई बन जाएगा मुख्यमंत्री, ये बड़ा गंभीर और कठिन प्रश्न है। 2-3 बातें आपके सामने रख देता हूं। राज की बात को बेपर्दा नहीं करना चाहिए। 2-3 चीजें अनुमानित है। यह लग रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। आज शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो बयान जारी करके कहा कि मैं मुख्यमंत्री के रेस में न था, न हूं और नहीं रहूंगा। यह अपने आप में बताता है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। राजनीति का मतलब यही होता है। और उसे भी बड़ी और कड़ी लाइन उन्होंने कह दिया कि पार्टी जो जिम्मेदारी जवाबदेही दे भाजपा के सिपाही होने के नाते वो मैं करूंगा, लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो जब दिल्ली नहीं जाऊंगा तो किसी को मुख्यमंत्री बनने में उप मुख्यमंत्री बनेंगे कि मंत्रिमंडल के सदस्य बनेंगे, उप मंत्री और राज्य मंत्री बनेंगे, कहाँ बनेंगे भाई। भोपाल में आपके लिए क्या स्थान है। जो आदमी 18 साल तक मुख्यमंत्री रहा है और जमीन पर जिसका विरोध नहीं है, तो उसके लिए भोपाल में और कौन सा स्थान है। राज्यपाल तो आप मध्य प्रदेश के बन नहीं सकते ना, मध्य प्रदेश के नागरिक है, कानून को आपको पता है। मतलब उन्होंने पार्टी पर दबाव बना दिया है।
इस स्थिति में अगर शिवराज सिंह चौहान के सामने पार्टी झुकती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या करेंगे? भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया उप मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे नहीं, क्योंकि ये तो कांग्रेस भी उनको बना रही थी कमलनाथ के साथ। और अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को वह सम्मान भाजपा ने नहीं दिया है जो वो कांग्रेस में पा चुके थे। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी के दरबार में बिना अपॉइंटमेंट और बिना नॉक किए जाने के अधिकार था उनके पास। वो सम्मान था कि राहुल गांधी से फोन करने की जरूरत है कि दरवाजे पे जाएंगे, गार्ड सीधे गेट खोलेगा, गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है कि ये गाड़ी को अंदर बिना जांच पड़ताल का आने दिया जाए। और वो सब एक ही उम्र भर के लेते हैं। वो जो लड़कपन बचपन के जो जितने कार्यक्रम होते हैं वो सब लोग एक साथ करते थे, उसमें भी कोई विभेद नहीं था। तो ऐसा मजबूत रिश्ते को छोड़ करके क्यों हुई? इसीलिए ना, क्योंकि कांग्रेस के पास अब मुख्यमंत्री बनाने की कैपेसिटी थी नहीं, कमलनाथ हटना नहीं चाहते थे और भविष्य कांग्रेस का उनको गदर में दिख रहा था। तो जब यहां भी मुख्यमंत्री नहीं बनना तो क्या करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस तरह से वहां से विधायक तोड़ के लाए थे यहाँ से विधायक तोड़ के लेके चले जाएंगे और कांग्रेस भाजपा से गए हुए अपने पुराने साथी का वेलकम करेगी, कमलनाथ को साइड लेना हो। जिस तरह से पहले कमलनाथ शपथ लेने के बाद अपदस्थ हो गए थे, उसी तरह से हो सकता है भाजपा वाला भी शपथ लेने के बाद अपदस्थ हो जाए, क्योंकि राजनीति में तो कोई किसी का सगा नहीं। यह संभव है। अगर दोनों को मना करके कोई तीसरी शख्स तो लगाएगा तो वो दोनों लोग उसको कितना दिन चलने देंगे और कौन चेहरा आएगा, ये देखने वाली बात है। आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में मैडम सिंधिया हर बार अपनी तेवर दिखाती रहती हैं। इस बार भी उन्होंने एक तरह से बगावती सुर अपना दिया। जीते हुए विधायकों को बुला करके लंच कराना, पार्टी पर दबाव बनाना होता है कि इतना विधायक मेरे कंट्रोल में है और मेरे सीधा संपर्क में है। कहा जाता है कि 25 निर्दलीय विधायक जिसको भाजपा ने टिकट नहीं दिया था उसको मैडम ने खड़ा करवा के जितवा दिया अपने दम पर, तो वो 25 निर्दलीय ही इधर है। तो इस तरह का दबाव मोदी नहीं सहते हैं। मोदी है तो सिर्फ योगी के सामने झुके, बाकी किसी के सामने नहीं झुकेंगे, जितना मैं मोदी को जानता हूं। तो कहीं ऐसा ना हो कि फुआ भतीजा दोनों मिलकर के विरोध कर दें। और अशोक गहलोत से उनका पुराना याराना संबंध और मधुर संबंध है। एक बार तू एक बार मैं, एक बार तू एक बार मैं का खेल चलता रहता है। यहां तक उन लोगों के संबंध का असर है कि उनके अपने पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उनके विरुद्ध धरने पर बैठा। मतलब अशोक गहलोत का अपना नेता सचिन पायलट सिंधिया जी के विरुद्ध घोटाले को फाइल अशोक गहलोत पर दबाव बनवाने के लिए उनके विरुद्ध धरने पर बैठ गया था। और अशोक गहलोत का रेडी गद्दार है। अब वो भाजपा के नेता का घोटाला खोलने की बात गद्दार कह रहे थे या किस पर गद्दार कर रहे थे ये तो सबको पता है। तो दोनों लोगों की आपसी साठगांठ का आपको पता है। तो ये मैडम क्या करेंगे यह देखने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में तो मुझे लगता है कि वो जो आदिवासी महिला है उनका चांस है, या वो साहू जी का चांस है, रंजना या साहू, दोनों में से कोई एक बन सकता है। क्योंकि वहां पर विरोध है नहीं, क्योंकि रमन सिंह जी का आयु है और रमन सिंह सक्रिय थे भी नहीं और रमन सिंह विरोध करने के हैसियत में भी नहीं है। और रमन सिंह को एकोमोडेट भी नहीं किया जाएगा कि आप केंद्र में आ जाइए, मंत्री बना देते हैं, फलाना कर देंगे। हो सकता है शिवराज चौहान को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनाने के लालच देकर के बुला लिया जाए। मैडम सिंधिया को भी कुछ इस तरह का समावेश करके उनके बेटे को यहाँ मंत्री बनाकर उनको कुछ बना करके बुला लिया जाए और वो मान भी जाए। नहीं तो ईडी सीबीआई तो है ही है। अगर मोदी अपने पे चाह जाएगा तो विरोध आप कर नहीं पाएंगे। और सिंधिया जी का केंद्र में मंत्रिमंडल मजबूत है ही है। मुझे लग रहा है कि सिंधिया का सितारा बुलंद हो सकता है। जिस तरह की सोच मोदी रखते हैं पिछले प्रेमी, उससे पिछले समाज का कोई आदमी जा सकता है। अब राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री बनने के जो आसार है उसमें जो 2-3 नाम मेरे को लग रहा है मोदी के वजह से, वो है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव आईटी क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। रेल दुर्घटना में वो बेचारा जब तक रेल चल रहे थे तब तक वो स्पॉट पर थे। आईएएस ऑफिसर है, ब्रिलियंट आदमी है और मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ऊपर काम करने में उनका नाम है और मोदी के विश्वास पात्र आदमी भी हैं। तो हो सकता है राजस्थान में अपने विश्वास पात्र को भेज दें। दिल्ली में तो वो किसी से भी काम करा लेंगे। राजस्थान को दिल्ली से कंट्रोल करना आसान नहीं है अगर उनका एक आदमी वहां ना हो तो। और दूसरा और जो महत्वपूर्ण नाम है वो राजस्थान में है कि अगर पिछड़ी में जाएंगे, ज्यादा पिछड़ी में जाएंगे तो अर्जुन राम मेघवाल पिछड़ी समाज के आईएएस अफसर हैं, वो भी अनुभवी आदमी है, केंद्र में मंत्री भी हैं। और नहीं तो कोई नया चेहरा
जिस तरह से फडणवीस को ला दिया था, कोई आवे, लेकिन जो भी आएगा वह 24 की गुणा भाग को करके ही आएगा। मोदी 24 को खतरे में नहीं डाल सकते। शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में फैक्टर हैं, 24 के लिए असर डाल सकते हैं। उसी तरह से मैडम सिंधिया भी राजस्थान में फैक्टर हैं, 24 की असर डाल सकती हैं। जिस तरह से मोदी योगी के सामने झुके, 24 की तैयारी को भांप करके कहीं इन लोगों के सामने ना झुक जाए, यह देखने वाली बात है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर ईमानदारी की बात की जाए, इंसानियत और मानवता की बात की जाए, व्यवहार की बात की जाए, तो ये तीनों राज का परिणाम में किसी को भी मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी ने भी अपने दम पर कोई विधायकी नहीं जितवाई है। अगर कोई जिताया है तो नरेंद्र मोदी जिताया है, यह जीत मोदी की है, तो जीत का पारितोषिक भी मोदी को ही मिलना चाहिए और वो जिसको चाहे दे, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, मेरा यह मानना है। वो अलग बात है कि मैं अधिनायकवाद का समर्थन नहीं करता। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उचित नहीं है, लोकतंत्र में ये खतरनाक है। लेकिन फिर भी मोदी ने मेहनत तो किया है भाई, इसमें तो दो राय नहीं है, और जो मेहनत किया है उस मेहनत को प्रणाम करना पड़ेगा। बेशक आपको अधिनायकवाद की बू आती हो, अधिनायकवाद बुरा लगता हो, लेकिन है तो है, क्योंकि मोदी के बाद कोई ऐसा नहीं है जिसकी लोकप्रियता देश दुनिया में मोदी जैसा है। तो राजनीति में जो लोकप्रिय है उसके हाथ में सत्ता है, और उसी के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, नहीं तो देवेगौड़ा जैसा हाल हो जाएगा, कृष्ण A.K. गुजराल जैसा हाल हो जाएगा, चंद्रशेखर विश्वनाथ प्रताप जैसा हाल हो जाएगा। और यह 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाले को ढूल मूल प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। बिल्कुल लठगाड़ के, कतई लठगाड़ करके निर्णय लेने वाला चाहिए जो मोदी है। क्योंकि मोदी में एक बात तो माने कि डिसीजन पैरालिसिस नहीं है। अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो अकेले ले रहे हैं, उनको मालूम है कि मेरे डिसीजन का विरोध कोई नहीं कर पाएगा, और जो मैं डिसीजन लूंगा वो ठीक ही लूंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी कोई इसको ठीक नहीं है कह नहीं सकता। और इतनी बड़ी देश के लिए ऐसा ही नेता चाहिए, राइट रॉन्ग जो भी ले रहा हो, ढूल मूल ना करे। इसलिए मेरा समर्थन मोदी को है। आप जिसे चाहें उसे मुख्यमंत्री बनाएं, लेकिन काबिल को बनाएं। जातीय सांठगांठ जिस तरह से बिहार में उप मुख्यमंत्री बनाए थे, एक ऐसी महिला का जो उठा नहीं जा रहा था और जबान चला रही थी तो फालतू बोल रही थी। जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में योगी जी को 2 टंगरी मारने वाला दे दिया, वो जो दिन भर अनकंफर्टेबल करते रहते हैं, इस तरह का कोई बात ना हो। क्योंकि राजनीति में होनी चाहिए, राज में राज नहीं होना चाहिए। राज तभी तक कायम है जब तक आपकी राजनीति है, और जब तक सारे क्षत्रप आपके साथ विश्वास के साथ नहीं खड़े होंगे, 24 आपके लिए आसान नहीं होगा। आपको यह जान करके खुशी होगी कि इंडी गठबंधन मोदी के धमक से टूट गया है, दरक गया है। जो कल परसों इंडी गठबंधन की मीटिंग होने वाली थी, नीतीश कुमार के मना कर देने, ममता बनर्जी के ना आने और अखिलेश यादव को बिदक जाने से उसको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन यह चिरस्थायी नहीं है। कोई भी एक आदमी उठ करके आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है, और अगर कोई खड़ा मजबूती से हो जाएगा तो राजीव गांधी चले गए, इंदिरा गांधी चले गई, चंद्रशेखर चले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री चले गए। यह बात आप जरूर याद रखिएगा। आपकी जय हो, आपके इकबाल की जय हो, और भारत माता की जय हो। धन्यवाद।